60 लोगों की मौत और 10,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए। जलती हुई गाड़ियाँ, जलते हुए घर, जहाँ तक देखो वहाँ बस धुआं ही धुआं था। ऐसा क्या हो गया कि पूर्व बॉक्सर मैरी कॉम को ट्वीट करना पड़ गया कि प्लीज़ सेव माई स्टेट। दोस्तों, ये सब हो रहा था हमारे देश के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य मणिपुर में। ये खबर सुनकर हम सभी को दुख तो जरूर हुआ होगा, लेकिन इस खबर के पीछे का कारण क्या है ये भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मणिपुर में हुए हिंसा के बारे में। यह है मणिपुर 7 सिस्टर स्टेट में से एक राज्य जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा 53% मैती पॉपुलेशन है। ये 53% लोग ज़्यादातर इम्फाल के एरिया में रहते हैं। मणिपुर के हिली एरिया में नागा और कुकी रहते हैं और बाकी के ट्राइबल्स रहते हैं। नागा और कुकी को मिला करके मणिपुर का 40% पॉपुलेशन बनता है। हुआ ये कि मणिपुर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने मणिपुर गवर्नमेंट को ये कहा कि मैती कम्युनिटी को एसटी में कंसीडर करे, यानी कि शेड्यूल ट्राइब में कंसीडर करे। मैती कम्युनिटी का ये कहना है कि भारत और मणिपुर हमारा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार जैसे दो देशों के सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जो कि हमारे लैंड्स पे, हमारे जॉब पे कब्जा करते हैं और इससे हमारे यहाँ बहुत बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। डेमोग्राफिक चेंज होने से मैती कम्युनिटी के लोग जो मेजोरिटी में है फिलहाल मणिपुर में, वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। अगर मैती लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले तो उन्हें सरकारी नौकरी, एडुकेशन और बाकी के चीज़ों में रिजर्वेशन मिल जाएगा, जिससे उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी। फरवरी में चूराचंद्रपुर और 2 डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने फॉरेस्ट एरिया इंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया। वैसे ही 11 अप्रैल को 3 चर्च को इलीगल करार देकर तोड़ा गया और उसके बाद 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मैती कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा। इन तीनों बातों से नागा और कुकी लोग सरकार से बहुत ही नाराज थे। 28 अप्रैल को वहां के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ओपन जिम को इनॉग्रेट करने के लिए आने वाले थे। प्रोटेस्टर ने इस जगह पे एक दिन पहले आग लगा दी। इसके बाद 5 दिनों के लिए धारा 144 लगा दिया गया और लोगों को कहा गया कि प्रोटेस्ट ना कर। इसके बाद मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू इम्पोज हुआ। इस कर्फ्यू के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्ट लिया। चूराचंद्रपुर में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में एक रूमर फैल गया कि मैती कम्युनिटी के लोगों ने इनके एक गांव में आग लगा दिया है, जिसके बाद इन लोगों ने मैती सेटलमेंट्स को आग लगाना, तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद कई जगहों पे अलग अलग जिलों में मैती और ट्राइबल्स में क्लैशेस देखने को मिले। कई जगहों पे ये देखने को मिला कि सिविलियन सड़कों पर AK-47 लेकर घूम रहे हैं। अब ये वीडियो कितना सही है, कितना गलत, इस चीज़ को मैं नहीं बता सकता। ये आने वाले समय में सरकारें ही बताएंगी कि कितना सही है, कितना गलत। लेकिन अगर ये सच है तो ये डरने वाली बात है राज्य सरकारों के लिए भी और इंटरनल यूनिटी के लिए भी। अगले दिन यानी 4 मई को वायलेंस अलग अलग जिलों में फैल गया। दुकानें जलने लगी। पुलिस और प्रोटेस्टर्स में कई जगह पे क्लैशेस भी होने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी की मदद मांगी। कई एरिया में इंटरनेट को सस्पेंड भी कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्हें एसटी स्टेटस क्यों चाहिए? आखिरकार क्या मदद हो जाएगी उन्हें, जिसके लिए ये इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए? शेड्यूल ट्राइब डिमांड्स कमेटी ऑफ मणिपुर ने 2012 में कोर्ट से एक डिमांड की थी कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। मणिपुर भारत का हिस्सा 1949 में बना और तब मैती लोगों को एसटी का दर्जा हटा दिया गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि किसी भी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा कब दिया जाता है और इसका प्रोसेस क्या है। 1999 में एक प्रॉपर प्रोसेस एस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट स्टेप ये है कि एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजती है। अगर ORGI ने इस इंक्लूजन को अप्रूव किया तो यह प्रपोजल नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब तक पहुंचता है
और अगर उन्होंने ये प्रपोजल अप्रूव किया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के थ्रू एसटी लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता है। यानी एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब बनने के लिए इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। और इन सभी स्टेप्स में से मैती कम्युनिटी सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे पहुंचा था, जहां पे कोर्ट ने सिर्फ सरकार को एक गाइडलाइन जारी किया था कि आप इसको कंसिडर करो। मेरा मानना है कि इस डिसीजन का विरोध करने से पहले बाकी कम्युनिटी को बाकी के विकल्पों पे विचार करना चाहिए था। कोर्ट के रास्ते खुले हुए थे, सरकार से बात करने के रास्ते खुले हुए थे। इतने सारे प्रोसेस जब बचा हुआ हो, इतना सारा रास्ता, इतने सारे रास्ते ब्रॉड वे में खुले हुए हों, तब बाकी के विकल्पों पे विचार करना चाहिए था प्रोटेस्ट करने से पहले। हमारे देश के करंट लॉ के अकॉर्डिंग मैती लोग बाकी के हिली एरियाज में लैंड नहीं खरीद सकते हैं। वो लैंड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। मैती लोग कहते हैं कि मणिपुर में कुकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो नेचुरली होना पॉसिबल नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं से ज़रूर आ रहे हैं। मोस्टली ये पड़ोसी देश से आ रहे हैं और ये कहते हैं कि ये इलीगल फॉरेस्ट एरिया में सेटल हो रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में ट्राइबल्स के बारे में बात कर लिया, एसटी के बारे में बात कर लिया और दंगे के बारे में बात कर लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्राइबल्स का क्या कहना है। नंबर 1, ये लोग कहते हैं कि मैती कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी मेजोरिटी में हैं। कई सारी असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं एरियाज से है जहां मैती लोग मेजोरिटी में है। ये लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी इनके पास सबसे ज़्यादा है। नंबर 2, उन्हें लगता है कि अगर मैती लोगों को एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया तो रिजर्वेशन में इन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और नागा और कुकी ट्राइब्स के लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नंबर 3, मैती समाज को ऑलरेडी ओबीसी स्टेटस मिला हुआ है। उनका कहना है कि आपको एसटी स्टेटस की ज़रूरत क्या है। कल्चरली डिफरेंसेस की वजह से इन दोनों कम्युनिटी में अक्सर क्लैशेस होते रहते हैं और मैती लोगों को एसटी स्टेटस मिल गया तो धीरे धीरे बाकी के रीजन में भी ये डोमिनेट करने लगेंगे। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिस तरह के वीडियोस वहाँ से आए हैं, जो हिंसा की वीडियोस हमने देखी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली देखें तो या फिर बॉर्डर एरिया के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस स्ट्रे को पीसफुली ग्रो करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एक सरकार की। मेरा मानना है इस चीज़ को ठीक करने के लिए सरकार, समाज दोनों को सामने आना पड़ेगा और दोनों को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। एक मजबूत देश बनाने के लिए भारत का एक एक राज्य स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।